मैं जब वहाँ से वापस आ रहा था तो मैं फ़ैसला कर चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बेइंतहा दौलत कमानी है। उस रात को जब मैं सो रहा था तो मैंने फ़ैसला किया कि इस गाँव के अंदर एक ऐसा शख्स भी था जो गाँव से दूर घने जंगलों के बीच में रहता था। उसके जिस्म पे सिर्फ एक लंगोट सा होता था और हर वक्त वो बैठकर कोई तंत्र मंत्र जंतर पढ़ता रहता था। मैं अक्सर उसके पास गया था। वो मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता था, शफकत से मेरे सर पे हाथ फेरता था। पता नहीं क्यों वो एकदम से मुझे याद आया तो मैंने कहा मुझे उससे भी मशवरा करना चाहिए। और अगले दिन मैं उठा और अपने काम काज से फारिग होकर उसके पास गया। मैंने उसे कहा, आज पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मैं आपके पास जाऊं। आपने हमेशा मेरे साथ शफकत से पेश आए हैं, मोहब्बत से मेरे सर पे हाथ रखा है। वो बोले, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। मैंने उसे कहा, मुझे शहर जाना है, मुझे बेइंतहा दौलत कमानी है। तो कुछ देर मेरी आंखों में देखता रहा और उसके बाद कुछ सोचता रहा, पढ़ता रहा और उसके बाद बोला, तुम बगैर शहर जाके भी दौलत कमा सकते हो। एक ऐसा अमल अगर मैं कहूं और तुम वो अमल करना शुरू कर दो तो उस अमल के जरिए भी बेइंतहा दौलत, हीरे जवाहरात, जमीन के अंदर छुपा हुआ खजाना तक तलाश कर सकते हो। बस उसमें ये याद रखना, जिंदगी और मौत का ही फासला होता है। तुम जीत गए खजाना तुम्हारा, हार गए तो मौत तुम्हारा मुकद्दर। और मैं जब से बैठा यहां से अपनी तपस्या काट रहा हूं, ऐसा बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुस्तकिल मेरी शागिर्दी में आना होगा, या यूं समझ लो हर वक्त मेरी सेवा करनी होगी। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपके पास दोबारा से आता हूं। मैं वहां से निकला, घर गया और फैसला किया क्या करूं। लेकिन जो एक डेट बताई थी उसने जाने की, उससे पहले मैं मिलने के लिए उससे पहुंचा तो शहजादी ने मुझे बताया, मैं फलां तारीख को तैयार हूं, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो। वो जो बाबे के पास जाके चिल्ला वगैरह करना था वो मेरे दिमाग से इसलिए निकल गया कि अगर इसके साथ ना गया तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि शहजादी शहर में कहाँ रहती है, कैसे मिलना होगा, कैसे इसको हासिल करूंगा। मैंने फौरन कहा, हाँ मैं तैयार हूं। 2 दिन बाद हमने निकलना था। मैंने अपने घर वालों से कह दिया, जो मेरे मां बाप थे, कि मैं शहर जा रहा हूं, जल्द ही वापस लौट आऊंगा। उन्होंने बड़ा मना किया, लेकिन मैं उनको बारहा कह चुका कि आप मेरे मां बाप हैं, आपने मुझसे मोहब्बत की है, आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, मुझे जाने दीजिए। और वो मेरी मोहब्बत के आगे हार गए और मुझे इजाजत मिल गई। यूं हम दोनों शहर पहुंचे। उसके वालिदैन उसके लिए एक ठिकाने का बंदोबस्त कर चुके थे और जिस जगह पे वो पहुंची उसी घर के अंदर वो चली भी गई। वो उनके दूर के कोई जानने वाले थे और उसने मुझे बता दिया कि ये घर है, यहां मैंने रहना है। और मैंने भी अपने लिए जैसे कैसे एक ठिकाना तलाश कर लिया। उसके बाद हमारा तय हुआ कि एक खास हफ्ते के दिन को हम मिला करेंगे। मैं मुसलसल पूरा हफ्ता जो भी काम मिलता, सुबह दोपहर शाम रात को, हर वक्त काम में जुटा रहता और जितने भी पैसे होते बचा बचा के रखता जाता। खाता पीता बहुत कम, कंजूसी करता, बस पैसे कमाता। और जब वो मुझसे मिलती, हम कहीं बैठते, वहां पे हम खाना खाते, गपशप करते और ढेर सारी बातें करते। बस मेरे लिए खुशी का वही दिन होता जब हम दोनों बैठते और बातें करते। और बाकी पूरा हफ्ता बगैर कोई छुट्टी किए मैं मुसलसल काम करता। एक ऐसा इंसान जो दिन रात सिर्फ काम करना जानता था। काम, काम और सिर्फ काम। और उस दिन का इंतजार होता बेचैनी से, जब मैं नहा धो के कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के मैं उसके पास जाता और हम दोनों 3-4 घंटे वक्त गुजारते। फिर उसने मुझे बताया कि अब वो अपने लिए काम वो कर रही है, उसने भी अपने लिए एक अलग से रूम का बंदोबस्त कर लिया है। और फिर उसने मुझे वो रूम भी दिखा दिया जहां वो शिफ्ट होने जा रही थी। मैंने उसका सामान वगैरह उसके साथ मिलके, जो एक छोटा सा सामान था, शिफ्ट कराया। अब वो उसी रूम में रहती थी।
लेकिन हमारा उसी दिन मिलना उसी तरह हफ्ते की एक ख़ास तारीख को जारी था। हम दोनों मिलते और बाकी अरसा हम काम करता रहा। अब उसका काम बढ़ गया था। वो अक्सर मुझसे कहती कि हर हफ्ते में तुमसे नहीं मिल सकती, मैं नेक्स्ट हफ्ते यानी एक हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते 15 दिन बाद तुमसे मिलूंगी। मैं इस बात पे बहुत खफा था, बहुत लड़ा उससे, लेकिन उसने कहा हाँ ये हमारे लिए होगा, हमारी शादी के लिए होगा। तुम भी पैसा कमा रहे हो, मैं भी पैसा कमा रही हूं, तो हमें ढेर सारा पैसा चाहिए ना। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना हमारा अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। जिंदगी की सारी जरूरियात थी। शक्लो सूरत तो उसको खुदा ने कमाल दी थी, तभी तो मैं उसके ऊपर दीवाना हो गया था और यूं उसकी इस बात को मान लिया। 15 दिन बाद हम मिलते और आहिस्ता आहिस्ता 15 से हम 1 महीने पे आ गए। महीने की पहली या दूसरी तारीख को वो मुझे बताती और हम मिलते थे, क्योंकि उसका काम भी बहुत बढ़ गया था। वो थकी थकी सी होती, चिड़चिड़ी होती, वो भी मुसलसल काम कर रही थी और मैं भी दिन रात काम कर रहा था। मैं अच्छा खासा पैसा जमा कर चुका था। काफ़ी मुझे भी टाइम हो गया था शहर के अंदर कमाते हुए। मैं बेचैन था कि और भी थोड़ा पैसा कमा लूं, बस शादी ही करनी है और अपनी दीवानगी, अपने जुनून, अपनी मोहब्बत, अपने इश्क को हासिल करना है। लेकिन अब जब वो मुझसे मिलती थी तो उसको जल्दी होती थी। 1 महीने में सिर्फ हम 1 दफ़ा मिल रहे होते, लेकिन उस वक्त भी वो जल्दी में होती। अपना काम, मेरा काम है, ये काम है, ऑफिस का काम है, ऐसी बातें करती और मैं उसकी मोहब्बत में मजबूरियों को समझते हुए कहता हाँ शहर की मजबूरियां, शहर की टेंशनें ऐसी ही हैं। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। मुझे पता है कि मैंने ना दिन देखी थी ना रात देखी थी। सोने को यूं समझो शायद 2-3 घंटे नसीब होते थे, वरना काम काम काम। मुझे बस एक जुनून था। मैं जानता था कि मैं कितना उससे इश्क, कितना उससे प्यार करता था, क्योंकि माँ बाप का प्यार मुझे मिला नहीं था। जिन्होंने मुझे पाला था उन्होंने बिल्कुल प्यार दिया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक खला था और मैं चाहता था कि जिससे मैं शदीद प्यार करता हूं, अपनी मोहब्बत उसी के साथ ही बांटूंगा। और ये शहर की सड़कें, शहर का शोर-ओ-गुल, शहर पे गाड़ियां, शहर के हर तरफ इंसान ही इंसान। अगर मुझे उस शहर में कुछ अच्छा लगता था, उस शहर से प्यार था, तो इसलिए था कि उस शहर में मेरी मोहब्बत रहती थी। उस शहर की सड़कों पे वो जाती थी, उस शहर की गलियों से गुजरती थी, तो इसलिए मुझे उन गलियों से, उन सड़कों से, हर उस चीज़ से प्यार था, क्योंकि मेरे लिए वो शहर ही इतना खूबसूरत था कि रात को जब मैं सोने के लिए लेटता, 2-3 घंटे, 4 घंटे, कभी 8 घंटे मिलते थे, तो मैं उसी के सपने देखता था कि हमारी शादी हो रही है, हमारा एक बड़ा सा घर है, हमारी गाड़ी है और हमारे पास सब खुशियां हैं। फिर ऐसा हुआ कि वो 5-5 मिनट के लिए मुझे मिलती, बहुत मसरूफ होती, थकी थकी सी नजर आती। वाकई वो भी बहुत मेहनत कर रही थी। अगर मैं अपने चेहरे को शीशे के सामने देखता तो शीशा मुझे भी यही कहता था, थक गए हो, बहुत जल्दी तुम थक गए हो। तो वो भी मुझे थकी हुई नजर आती। लेकिन हम दोनों पैसा कमाने में लगे रहे, पाने के जुनून में, एक दूसरे को हासिल करने के जुनून में, कि एक दिन मैं काम के लिए ही जा रहा था, एक जगह से फारिग होकर दूसरी जगह पे, कि मैंने देखा मेरी मोहब्बत किसी और लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी। वो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था और वो उसके पीछे बैठी हुई थी। यह मंजर देख के मेरी जान निकल गई। मैं दीवाना सा हो गया, मैं पागल सा हो गया और मैं इंतजार करने लगा कि वो दिन आए जब हमने मिलना था, तो मुझसे पूछ सकूं कि ये क्या माजरा है। मैं उससे इतना इश्क करता था कि उससे पूछ तक भी नहीं सकता था, कि हिम्मत करके उससे पूछा किसके साथ तुम बैठी हो। और जब वो दिन आया, वो मेरे सामने आई, तो मैंने उससे पूछा कि उस दिन तुम किस लड़के के साथ बैठ के जा रही थी। तो वो संभल के बोली, हाँ वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आ गया था, इसमें ऐसा क्या है, शहर की जिंदगी में ऐसा एक आम सी बात है, तुम इसको गलत क्यों समझ रहे हो। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि तुमने मुझ पे शक किया। यह है तुम्हारी मोहब्बत,
इसको तुम अपना जुनून कहते हो, इसको दीवानगी कहते हो। याद है पहले दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम्हें बहुत इश्क है, जुनून है, और आज तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैं फौरन शर्मिंदा हो गया और उससे माफिया मांगने लगा, और वो गुस्से से बोली, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, अब जब कभी मेरे पास टाइम होगा मैं तुमसे मिलूंगी। मैंने कहा एहसान मत करो, बेशक 5 मिनट के लिए जो मिलती हो यही मिल लिया करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। और आकर वो मान गई कि ठीक है, मैं तुमसे 5 मिनट के लिए मिला करूंगी। मैं चाहती हूं जल्द से जल्द हम पैसा कमाएं और फिर हम शादी कर लें। लेकिन उसके बाद उस लड़के के साथ वो कई दफा मुझे बाइक पे नजर आई, लेकिन मेरी इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं उससे कोई सवाल कर सकता, बात पूछ सकता, और मैं आगे से खामोश हो जाता। जब भी वो मिलती मैं उससे कोई बात ना करता। मेरे पास अब इतना पैसा हो चुका था कि गांव के रहने वाला जो अभय था वो शहर में आके इतना सालों में इतना कमा चुका था कि अब हम शादी कर सकते थे, अपना घर खरीद सकते थे। उसके पास भी पैसा था, एक बहुत बड़ा नहीं लेकिन ऐसा घर खरीद सकते थे जो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा घर होता। मैंने बहुत मेहनत की थी और मैं फैसला कर चुका था कि इस 1 तारीख को जब मैं मिलूंगा तो मैं उससे अपने हाल दिल कह दूंगा कि अब बहुत हो गया, इतने साल गुजर गए कमाते कमाते, एक दूसरे से दूर रहते रहते। वह गांव का अभय अब शहर के अंदर आके बहुत कुछ सीख गया है, शहर की मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोलना भी सीख गया है, इनके लहजों को भी सीख गया है। वो तो एक मासूम सा जो भोला सा शहर से निकला था, आज मेहनत करते करते बहुत कुछ सीख गया है। बस अब घर लेना है, अब शादी करनी है। लेकिन उस महीने वो अपने वक्त पर ना पहुंच सकी। मैं उसका इंतजार करता रहा और वो ना आई। मैं उदास सा होके वापस लौट आया कि मैंने तो दिल की बात कहनी थी, अब तो पैसा आ चुका है, अब तो हम शादी करने हैं, अब हम शादी कर लें। लेकिन वो मुझसे ना मिल सकी और अब अगले महीने की उसी तारीख को फिर से उसकी मेरी मुलाकात होती और फिर से मैं पूरा महीना इंतजार करता रहा, यहां तक कि अगला महीना आए तो फिर मैं उससे मिल सकूं। कब्रिस्तान की खामोशी के अंदर दरख्तों के बीच में रात की उस चांदनी रात में 2 शख्स एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे। एक सामने खामोशी से अपने चिल्ले को भूल गया था जिस चिल्ले के लिए आया था, और वो उस कहानी में ऐसा मगन हो गया था कि कहानी को सुनने के लिए बेचैन था कि जो अबे खामोश हो गया है दोबारा से अपनी कहानी को शुरू करे। और अबे कुछ देर जब खामोश रहा तो आगे से बैठा कबीर बोला, फिर क्या हुआ? वो बोला, मैं अगले महीने की उस तारीख को उसी जगह पहुंच गया जहां हम मिलते थे और उसका इंतजार करता रहा और वो फिर ना आई, और ये दूसरा महीना था वो नहीं आई थी। मेरे दिल को कुछ हो गया। मैं कभी भी उसके उस फ्लैट पे जहां पे वो जिस जगह पे किराए पे रहती थी कभी नहीं गया था, लेकिन जब वो दूसरी जगह दूसरे महीने भी नहीं आई, 2 महीने होने को थे, तो मेरे दिल को कुछ हो गया और मैंने फैसला कर दिया चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हाल दिल कहना है, पैसों का बताना है, अब मुझे उससे मिलना होगा, अगर वो खफा होती भी है तो हो जाए। और यूं मैं चलता हुआ उसके उस जगह पे पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो जो माले के मकान साथ रहते थे उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने पूछा, हाँ किससे मिलना है? तो मैंने शहजादी का नाम लिया, उससे मिलना है। वो कहते हैं आप कौन हैं? मैंने उसको कहा मैं उसका रिश्तेदार हूं, उसी के गांव से हूं, हम एक ही गांव में रहते हैं। तो बोले बहुत अच्छा किया आप आ गए, हमें तो नहीं पता था कि वो कहां की है कहां नहीं। वो अस्पताल में है, वो शादी करने वाली थी अपनी ऑफिस के किसी लड़के से। वो दोनों शादियों की तैयारियों में थे, लेकिन कल शाम को ही उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। शहजादी की हालत बहुत सीरियस है, लड़का होश में आ चुका है लेकिन शहजादी को अभी तक होश नहीं आया। हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे इसके वालिदैन को इतला की जाए। शुक्र है तुम आ गए और यह है अस्पताल का एड्रेस। अब मैं पागलों की तरह अस्पताल जा रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो बेहोश है, अभी तक होश में नहीं आई। लेकिन उससे भी बुरी खबर पहाड़ मेरे ऊपर जो टूटा था वो ये था कि उसी लड़के के साथ शायद वो
शादी करने जा रही थी या किस लड़के के साथ शादी करने जा रही थी, कई सवालात मेरे दिल में थे। और मैं पागलों की तरह भागता हुआ जब अस्पताल पहुंचा तो वहीं पे मेरी निगाह उसी लड़के पे पड़ी जिसके साथ वो बाइक पे थी। मैंने देखा उसको काफी चोटें आई थी, काफी पट्टियां लगी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो जैसे रो रहा था। मैं उसके पास गया, मेरा दिल किया इसका मुंह नोच लूं, इसको मार डालूं, ये तो मेरी खुशियों का कातिल है। मैंने उससे पूछा, शहजादी कहां है? रोते हुए बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं उसके गांव से हूं, उसका रिश्तेदार हूं। तो वो बोला, हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन कल एक्सीडेंट हुआ और अभी तक उसको होश नहीं आया। मैंने कहा, इस वक्त कहां है? तो उसने बताया, फलां जगह पे। अस्पताल की जिस जगह का उसने मुझे बताया, मैं भागते हुए वहां पे पहुंचा तो अभी तक उसको होश नहीं आया था। वो बेहोशी की हालत में थी, उसको सारी मशीनें लगी हुई थी। मैं वहीं पे रुक गया, मुझे रुकने को कहा गया, मैं इंतजार ही कर सकता था, लेकिन उस शाम डॉक्टर ने कहा, हम उस लड़की को नहीं बचा सके, वो लड़की मर गई है। मेरे लिए ये कयामत थी, मेरे लिए जिंदगी खत्म हो गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। जिसकी मोहब्बत में मैं शहर आया था, जिसको पाने के लिए मैं सब कुछ करने आया था, वो मर चुकी थी। मेरा सब कुछ उजड़ गया। वो लड़का क्या रोया नहीं रोया, कौन उदास हुआ नहीं हुआ, मुझे किसी का नहीं पता। बस मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मैं ऐसा रोया, ऐसा धाड़े मार मार के रोया, कौन मुझे देख रहा था कौन नहीं देख रहा था, मुझे कोई होश नहीं। बस इतना पता है, जब मैं होश में आया तो उन्होंने कहा, इसको इसके गांव लेके जाना है। अब मेरे सामने शहजादी का मुर्दा वजूद था। शहजादी मर चुकी थी। मैं अस्पताल में कितना रोया था। अस्पताल से उसी कमरे में जहां रहती थी, उसकी उस मुर्दा वजूद को वो लेके आए थे। मैं भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था मैं कैसे पहुंचा हूं, कौन लेके आया है। मैंने ये देखा कि जब मैं बेहतर हालत में आया तो उसी माले के मकान ने जो मुझे एड्रेस बताया, वो मुझे हौसला दे रहा था और बार बार ये कह रहा था, संभालो अपने आप को, अगर तुमने अपने आप को नहीं संभाला तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो जीना कौन चाहता था? मैं तो खुद मरना चाहता था। लेकिन मेरी शहजादी जा चुकी थी। उन्होंने कहा, आप इसके वजूद को आप इसके मां बाप के पास लेके जाइए, ताकि इसकी आखिरी रसूमात वो लोग अदा कर सकें। अब मेरे पास जो कुछ भी था, मैंने पैसा जो कुछ भी कमाया था, सब कुछ मेरे पास बेकार था। लेकिन मैं वापस गया, अपनी सारी जमा पूंजी जो मेरे पास थी वो मैंने उठाई, और एक गाड़ी जिसके अंदर शहजादी का मुर्दा वजूद और मैं बैठा हुआ था, उसी के सामने ही, और ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था, और हम उसी गांव की तरफ रवाना थे जहां से हम अपनी खुशियों का सोच के शहर की तरफ आए थे। और शहर ने मेरी शहजादी को खा लिया था। उस शहर से नफरत हो गई थी, जिसकी सड़कों से, गलियों से, चौराहों से, दरख्तों से, परिंदों से, शोर शराबे से, गाड़ियों से, हर उस शहर की रौनक से, उस चलती हवा में भी उसकी खुशबू महसूस होती थी मुझे। अब उसी शहर से मुझे नफरत हो रही थी। उसी शहर से मुर्दा वजूद जो गाड़ी में रखा हुआ था, शहजादी का मैं साथ बैठा हुआ था, वही शोर, वही आबो हवा, वही सब कुछ, अब उस सब से मुझे नफरत हो गई थी। जिस वजह से उस शहर की आबो हवा तक से भी मुझे मोहब्बत थी, जिसकी वजह से थी वो तो गाड़ी में बगैर सांसें लिए लेटी हुई थी। कितनी देर गाड़ी चलती रही और हम गांव के सफ़र की तरफ रवाना रहे, और रास्ते में ही मैं फैसला कर चुका था कि मैं अपनी शहजादी को अपने पास लेके जाऊंगा,
शहज़ादी को उसके माँ बाप के पास नहीं लेके जाऊंगा, इसको अपने पास लेके जाऊंगा। मैं ऐसा जनूनी हो चुका था, मुझे नहीं पता कि गाड़ी के अंदर कैसे जनून मुझ पे सवार हुआ, और मैं फ़ैसला कर चुका था कि गाड़ी मेरे ही घर की तरफ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। गाड़ी को लेके मैं सीधा अपने गांव के अपने उसी 2 कमरे के मकान के पास गाड़ी जाके रुकवा दी और कहा, इसको यहीं पे उतार दीजिए। और शहज़ादी के वजूद को मैं और वो गाड़ी का ड्राइवर दोनों पकड़ के अपने उसी 2 कमरे वाले मकान के अंदर आके चारपाई पे मैंने शहज़ादी को लिटा दिया, और यूं उस ड्राइवर को पैसे दे के उसका शुक्रिया अदा करके उसको रवाना कर दिया। रात हो रही थी, और रात की हर तरफ उस खामोशी और अंधेरे में उस घर के अंदर 2 लोग मौजूद थे, एक सांसें लेता हुआ अभय, और एक चारपाई पे बगैर सांसों के मेरी शहज़ादी।